हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जो आपकी जो राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच है, ये एक पूर्ण से राजनीतिक पार्टी है क्या? देखिए, आप सभी लोगों में से बहुत लोगों को ये पता है कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन लगभग 12 वर्षों पहले छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध संगठन का निर्माण किया गया था और हम सड़क पर हमेशा संघर्ष किए। सड़क पर युवा संसद महापंचायत कार्यक्रम के माध्यम से और गोरखपुर से दिल्ली तक युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार तक तमाम विभिन्न मांगों को हमेशा हम पहुंचाते रहे। चाहे वो प्रतियोगी छात्रों का मामला रहा हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे वो निदेशकों की समस्याएं रही हो, चाहे वो पत्रकारों की समस्याएं रही हो, हम हमेशा किसी भी विषय पर जब भी हमको जानकारी हुई हम उनके साथ खड़े रहे। मुझे लगा कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच एक संगठन के माध्यम से जो वास्तविक सेवा हो पानी है, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को ये संगठन आड़े हाथ इसलिए आ जाता है कि बगैर राजनीति में आए, बगैर राजनीति में एंट्री हुए कुछ भी संभव नहीं है। यह मैं अनुभव से सीख पाया। और आप लोग जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी निजी हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच का रहने वाला हूँ। अब आप लोग जानते हैं कि तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं जो लोग हमको शुरू से जानते हैं, जब हम राजनीति का र नहीं जानते थे तब से बहुत लोग जानते हैं, वहाँ मौजूद भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रेस वार्ता जो मैं कर रहा हूँ, आने वाले समय में हम जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, जन सरोकार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, और आज जो सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी से उनको कैसे राहत मिले। आप जानते हैं कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी दर बढ़ी है। जो भी लोग पलायन लोग थे, आज भी उनके लिए रोजगार के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बेरोजगारी एक बड़ा भयावह समस्या बन चुकी है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, युवा अपराध की तरफ बढ़ रहा है। और राजनीतिक दलों ने हमेशा युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ वोट बैंक और प्रजातंत्र के रूप में इस्तेमाल किया है। तो हम जातिगत और पूंजीवाद और विरासत की राजनीति को हम समाप्त करने के पक्षधर हैं और जातिगत पूंजीवाद और विरासत की राजनीति को समाप्त करके जो वास्तविक युवा है, जो प्रतिभावान युवा है, उस युवा को एक मंच, एक सकारात्मक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। और आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच गैर राजनीतिक संगठन के रूप में जो इसकी मूल पहचान है, उस मूल पहचान को कायम रखते हुए उस पर जारी रहेगा और हमेशा, चाहे सत्ता पक्ष होगा या विपक्ष होगा या जो भी नकारात्मक सवाल होंगे, उसका डट करके सामना करेगा। हम राजनीतिक पार्टी बनाने जरूर जा रहे हैं, लेकिन मैं सकारात्मक राजनीति का पक्षधर हूं और जनता के जुड़े हुए सवालों के लिए किसी भी स्तर पर लड़ूंगा। उनके साथ अन्याय, शोषण, उत्पीड़न न होने पावे, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध के खिलाफ लगातार सड़क पर संघर्ष करूंगा। धन्यवाद। शशांक शेखर जी, आप बताएं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा जो युवा हैं उनकी दशा को बेहतर करने के लिए और नई दिशा दिखाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? देखिए, विस्तृत कार्य योजना तो सबसे पहले आप ये जानते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि युवाओं की कोई नीति नहीं बनी। आज भी 70-75 साल, 80 साल जो भी सत्ता में जितने साल भी लोग रहे, युवाओं के लिए न कोई आयोग बन पाया, न उनके लिए रोजगार की कोई कार्य योजना बन पाई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई योजना ही बना देते, उनके पास कोई पैमाना डेटा नहीं है। सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनने का काम सरकारें करती रही हैं। जमीन पर, धरातल पर कोई भी विस्तृत कार्य योजना नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार मांग करता रहा हूं,
सरकार ने विविध विषयों पर ध्यान भी दिया, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट के मकड़जाल से बाहर नहीं आ पा रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लागू की गई, आउटसोर्सिंग को समझने में मुख्यमंत्री जी को 7 साल लग गया। मुझे बाद में कोई एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भी तो आउटसोर्स से हैं, मुख्यमंत्री जी भी तो आउटसोर्स से हैं। तो ये बात सही है, हो सकता है आप लोग भी महसूस करते हो, लेकिन मुझे अस्थायी मुख्यमंत्री का, हम मुख्यमंत्री जी के कार्य पद्धति पर हमेशा नजर रखते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप देखेंगे अभी भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला, एक IAS अफसर को मुख्यमंत्री जी ने निलंबन कर दिया। अच्छी बात है, उन्होंने उस भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया, लेकिन क्या जो ब्यूरोक्रेट हैं जिसको संपत्तियों का ब्यौरा देना है, ऐसे तमाम कितने ब्यूरोक्रेट हैं, जनता के सामने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी को ये बात पहुंचानी चाहिए। मैं ये मंच के माध्यम से मांग भी कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपका ये अच्छी पहल है, आपने एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ एक कार्रवाई करके एक अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं आज जिले जिले में, दफ्तर में भ्रष्टाचार है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए, और ये अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों को मैसेज देना चाहिए कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। धन्यवाद। मेरा दो सवाल जी। पहला सवाल तो ये है कि हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी आती है, अपने समय को अच्छा काम भी करती है, वैसे ही काम करती है। जब वो राजनीतिक पार्टियां बेरोजगारी नहीं दूर कर पाई, आप बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? नहीं। दूसरा सवाल मेरा दूसरा सवाल मेरा जी कि राजनीति धर्म या जाति के मुद्दे होने चाहिए या विकास के मुद्दे होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं विकास का ही पक्षधर व्यक्ति हूँ, और जहाँ तक आप राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, तो या तो कोई सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ नौजवान का ठेकेदार राजनीति में आता है, या तो कोई थोपा हुआ नौजवान राजनीति में आता है। मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं किसी के यहाँ दरबारी कर करके राजनीति में नहीं आया हूँ। आप सब लोग जानते हैं, हम आप जैसे लोगों के बीच में, सड़क पर रहने वाले लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, आम युवाओं के, आम गरीबों के दर्द को हमने समझा है, महसूस किया है। और आप देखेंगे कि किसानों, व्यापारियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, जितने लोग भी, जिस वर्ग में, पटरी दुकानदार, जिनके लिए एक विस्तृत कार्य योजना लेकर के आऊंगा, जो जन कल्याणकारी होगा, लोक कल्याणकारी होगा, जो लोगों के हित में कार्य करेगा। हम जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का आज औपचारिक ऐलान भी करते हैं, और आने वाले समय में इसका एक विस्तृत स्वरूप आपको दिखाई। आपसे एक मेरा सवाल है, गाजियाबाद विधायक ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को 50 करोड़ महीना देते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये मुख्यमंत्री जी का विषय है। मैं एक सूत्र में बता रहा हूँ कि कितने ऐसे मामले हैं, एक दो भ्रष्टाचार के मामले नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, क्योंकि वह प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मालिक हैं, और मुखिया से ही हम लोग सवाल जवाब करें तो ज्यादा अच्छा है। ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि जो संपत्तियों का ब्यौरा देने की जो बात है, इस भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन ले रहे हैं, ये सवाल आप लोगों से प्रेस वार्ता में पूछ सकते हैं। आप जिस युवाओं की बात कर रहे हैं, 15 सालों से आप कह रहे हैं हम जुड़े हुए हैं, युवा वर्ग में हैं, तो उन युवाओं से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे ये बैक पेपर या पेपर से हो रहा है? अभी एग्जाम में उन्होंने वो किया गया था, आंदोलन भी उठाया था बच्चों का। नहीं, देखिए ऐसा है, युवा कहीं न कहीं जातियों में बटा है, कहीं